आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में सबसे पहले हम देखेंगे जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मतलब हमारे देश में संविधान का विकास हुआ कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जो यूरोपीय कंपनियों ने जब व्यापार शुरू किया भारत में, तो उस क्रम में ही जब पुर्तगाली, फ्रांसीसी और सारी कंपनियां आई, तो उसमें सन 1600 में ब्रिटिश की महारानी ने एक चार्टर जारी किया। चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय देशों के साथ भारत तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार का अधिकार पत्र जारी किया, चार्टर जारी किया। तो ये ब्रिटिश कंपनी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार किया रही, तो यह बंगाल में व्यापार की दृष्टि से अपने कारखाने जो है इस्टेब्लिश किए। ये 1765 तक जो है ये एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही बनी रही, लेकिन इस बीच में दो लड़ाइयाँ हुई। सबसे पहली जो थी प्लासी की लड़ाई, 23 जून 1757 को का जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जो बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। और जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की जो सेनाध्यक्ष थे, जैसे मीर जाफर, मीर कासिम और जो मुख्य जो सेनापति थे, वो सब अंग्रेजों से जाकर मिल गए, जिस वजह से इस लड़ाई में जो है सिराजुद्दौला की पराजय होती है। इस पराजय के बाद में कि मीर कासिम को अंग्रेज लोग बना देते हैं बंगाल का नवाब, और वो बंगाल के खजाने से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। मीर कासिम जब पैसे नहीं दे पाता, तो मीर कासिम को फिर ये लोग मतलब नवाब के पद से हटाकर फिर से मीर जाफर को नवाब के पद पर बैठाते हैं। एक बार फिर से ऐसा होता है कि फिर से मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को फिर से बैठाते हैं। इस तरह से बंगाल को इन लोगों ने मतलब अपना धन का स्रोत समझ लिया, तो और बंगाल में अकाल जैसी स्थिति हो गई। उस चक्कर में बंगाल के नवाब और अंग्रेजी शासन के बीच फिर से एक लड़ाई हुई, जिसे हम बक्सर की लड़ाई के नाम से जानते हैं, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुई। यह लड़ाई जो है सैन्य दृष्टि से अंग्रेजों की एक महान विजय थी, क्योंकि जो प्लासी की लड़ाई थी उसमें जो अंग्रेज जीते थे, उसमें सिराजुद्दौला के जो सेनापतियों का अंग्रेजों में मिल जाना शामिल था, मतलब उनकी गद्दारी शामिल थी एक तरह से कहें तो। लेकिन बक्सर की लड़ाई पूर्णतः से सैन्य शक्ति से लड़ी गई थी, उसमें कोई छल कपट नहीं हुआ था। इस वजह से यह अंग्रेजों के लिए एक बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा जैसी तो कि नवाब रेवेन्यू यानी राजस्व के अधिकार प्राप्त हो गए, और बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। जब बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना, तो फिर बंगाल में एक द्वैध शासन की प्रणाली लागू हुई। मतलब द्वैध शासन की प्रणाली से मतलब यहाँ इस बात से कि यहाँ जो सरकार जो मतलब बंगाल का प्रशासन देखने का काम था, वो सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी जो थी वो बंगाल के नवाब की थी, और वहाँ से जो राजस्व का कलेक्शन था, मतलब जो राजस्व का कलेक्शन था वो अंग्रेजी सरकार करती थी। राजस्व संबंधी सारे कार्य यह करते थे, और जो दायित्व थे जनता का जो दायित्व था वो नवाब के पास था। इस तरह से द्वैध शासन लागू हुआ। इसी के चलते जब मतलब ब्रिटिश सरकार ने 1773 में कंपनी के कार्यों को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, तब विनिमय अधिनियम 1773। इसमें सर्वप्रथम कुछ प्रावधान किया गया, जिससे कि सरकार जो है कंपनी का कार्य संचालन सही तरीके से चल सके। इसमें बंगाल का जो गवर्नर था, अभी तक जो 1765 से 1773 तक जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो भी बंगाल का गवर्नर था, उसे सबसे पहले एक नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो पहले बंगाल का गवर्नर था
वो अब बंगाल के बन गए गवर्नर जनरल। इस तरह से भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारन हेस्टिंग्स हुए, जो कि लास्ट अंतिम गवर्नर थे। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनकी जो बाह्य शक्तियाँ थी, मतलब वो अपने प्रांत में आंतरिक रूप से गतिविधियाँ कर सकते थे, मतलब नियम बना सकते, लेकिन अपने प्रदेश से बाहर जो भी वो कानून बनाते उस बाहरी सभी गतिविधियों के लिए गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। इसी अधिनियम के साथ सर्वप्रथम 1774 में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिन्हें ब्रिटिश सत्ता की तरफ से नियुक्त करना था, जिन्हें राजशाही वहाँ से की जो सम्राट नियुक्त करते। तो इसमें इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। इसमें कर्मचारियों को जो है ब्रिटिश जो कंपनी थी उस कंपनी के कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत उनके निजी व्यापार को रोक दिया गया, मतलब उस पर रोक लगा दी गई। भारतीयों से जो उपहार ले सकते थे उस पर रोक लगा दी गई। ये जो ब्रिटिश के कर्मचारी होते थे भारतीय लोगों को कर देते, मतलब ऋण देते थे, उस पर ब्याज वसूलते थे। तो जो ब्याज वसूलते थे तो कर्ज देने पर जो ब्याज दर थी, ब्याज दर वो 12% से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान किया गया। इसमें जो कंपनी पर अपना शासन, मतलब कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने या कंपनी पर अपने जो है शासन को या नियंत्रण को और मजबूत किया। इसके बाद एक 1781 में एक एक्ट फिर से पारित किया गया ब्रिटिश संसद की तरफ से, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट सिर्फ इसलिए लाया गया था कि जो कमियां रह गई थी इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हुआ क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में सबसे पहले ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये सर क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो विभाजन था उस विभाजन के लिए हिलाया गया था सबसे पहले। तो इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे इसमें सबसे पहला प्रावधान था कि इस अधिनियम के अनुसार कंपनी के पदाधिकारियों को अपने शासकीय रूप से जो भी कार्य कंपनी के अधिकारी या पदाधिकारी करते हैं उस कार्य के लिए वो उच्चतम न्यायालय की सीमा से या नियंत्रण से बाहर थे का मतलब है उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ क्षेत्र से वो बाहर थे इसमें। और इस अधिनियम के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और स्पष्ट किया गया। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और स्पष्ट किया गया। इसको बंगाल के मतलब कलकत्ता के सभी निवासियों के लिए लागू कर दिया गया था, मतलब खोल दिया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय की अपनी आज्ञा या आदेश लागू करने के लिए या जो गवर्नर जनरल की परिषद या गवर्नर जनरल की परिषद की तरफ से जब कोई कानून बनाया जाएगा तो उसमें भारतीयों की सांस्कृतिक धार्मिक रीति रिवाजों का जो है ध्यान रखा जाएगा। तो ये मुख्य रूप से जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था इसका जो मुख्य रूप से इसका कार्य है था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों के बीच जो है विभाजन करना था इसका। इसके बाद में एक एक्ट जो है लाया गया ब्रिटिश संसद में, वहाँ के सांसद डंडास की तरफ से। डंडास ने जो वहाँ के ब्रिटिश संसद के एक सदस्य थे, उन्होंने 1783 में एक विधेयक पेश किया जो कि पारित नहीं हो पाया। उसके बाद एक संसद सदस्य ने फिर से एक विधेयक पेश किया जो कि वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होने के बाद में जब वह विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो जो ब्रिटेन के सम्राट थे उस वक्त, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज तृतीय, ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज तृतीय की जो है आपत्ति जताए जाने पर, जॉर्ज तृतीय के आपत्ति लगाए जाने पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह विधेयक पारित नहीं हो पाया, जिस वजह से वहाँ की संसद को जो है या सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके बाद में
ब्रिटेन जब इस्तीफा दे दिया, इसके बाद में वहाँ के जो ये सम्राट थे, इन्होंने पिट को पिट जूनियर को जॉर्ज तृतीय ने, यहाँ के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने पिट जूनियर को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और पिट ने एक जो है एक्ट या अधिनियम हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक पेश किया जो पारित नहीं हो पाया। पुनः इन्होंने जो है कुछ संशोधनों के साथ में यही विधेयक फिर से पेश किया जो पारित हो गया, और वही क्या बना गया इनका पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। तो आइए देख लेते हैं पिट्स के इंडिया एक्ट 1784 के जो है कुछ प्रावधान। तो ये रहा पिट्स का इंडिया एक्ट जो 1784 में आया। देखिए पिट्स के इंडिया एक्ट में ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद ने क्या किया, सबसे पहले 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड गठित किया। ये नियंत्रण बोर्ड गठित किस लिए किया, तो ये नियंत्रण बोर्ड जो है कंपनी ने जब यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू की, तो ये 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड कंपनी के जो है राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए, राजनीति संबंधी जो मामले थे उनके नियंत्रण के लिए एक नए निकाय के रूप में इसका गठन किया गया। और इसको जो है भारत की सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी जो अधिकार थे वो जो अधिकार दिए गए, तथा इनसे संबंधित जो भी सूचनाएं होती थी, जैसे सैनिक, असैनिक या राजस्व से संबंधित जो भी सूचनाएं होती थी, वो इस बोर्ड को या नियंत्रण बोर्ड को ब्रिटिश संसद को देनी होती थी। इस नियंत्रण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। सरकार के लोग कंपनी के शासन संचालन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने लगे थे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में ये आशा की गई थी कि जो है कंपनी के प्रशासन का संचालन ब्रिटिश के संसद के द्वारा बनाए गए कानून या एक्ट के अधिनियम के तहत होगा। लेकिन इस अधिनियम में सरकार के लोग जो है कंपनी के शासन संचालन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हो गए थे या भागीदारी निभाने लगे थे। द्वैध शासन शुरू हुआ था, जब नियंत्रण बोर्ड पहले से तो वहाँ जो था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, निदेशक मंडल। उसके बाद में एक जो नियंत्रण बोर्ड आया, तो इससे जो है कंपनी के शीर्ष पर 2 सर्वोच्च इकाइयाँ हो गई। एक तो जो है नियंत्रण बोर्ड हो गया, जिसके तहत या जिसके अंदर में सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सारी शक्तियाँ थीं, और दूसरा जो होगा कंपनी के डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब इन दोनों में जो इनके अधिकारों में जो इतना ज़्यादा वो हो गया कि ये जब 2 तरह के वहाँ से आदेश आते हैं, जैसे किसी भी मान लो सैनिक या कोई अधिकारी है जिसको कोई आदेश नियंत्रण बोर्ड दे देता है कि आपको जो है ऐसा काम करना है या ये काम करना है, और मान लीजिए कि जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो कंपनी के निदेशक मंडल है, अगर वो उसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई ऐसा आदेश देते हैं जो नियंत्रण बोर्ड के आदेश के विपरीत है, तो इस स्थिति में जो है उस अधिकारी या कर्मचारी के लिए अपने कार्यों को संचालित करना जो है कठिन हो जाता था। इस स्थिति को दूर करने के लिए द्वैध शासन के जो दोष थे, इसको ध्यान में रखते हुए नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के कार्य क्षेत्रों का जो स्पष्ट विभाजन पिट्स के इंडिया एक्ट में किया गया। इस विभाजन के तहत कहा गया कि जो निदेशक मंडल है यानी कि जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर है, या कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर तो जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर हैं, या प्रांतों के जो अधिकारी या कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन सबके जो व्यापार संबंधी जो भी मामले होंगे उनमें उन सबको जो है नियंत्रक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आदेशों का पालन करना होगा। जितने भी राजनीति संबंधी या राजनीतिक संबंधी जो भी मामले होंगे उनमें उन सबको जो है नियंत्रक मंडल के आदेशों का पालन करना होगा। तो इस रूप से यहाँ पर जो है द्वैध शासन में जो कंपनी एक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जो समस्या थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया। इसके अंदर जो बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति थी, जो अब तक ब्रिटिश की सत्ता करती थी,
उसको बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई के जो गवर्नरों की नियुक्ति करने का अधिकार अब जो है निदेशक मंडल को दे दिया गया था। इनको ये अधिकार दिया तो गया कि ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को नियुक्त करें। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होती थी, बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करने के लिए ब्रिटिश ताज की अनुमति लेना अनिवार्य था। मतलब सबकी नियुक्ति तो ये इन्हीं की मतलब निदेशक मंडल ही करता था, लेकिन जब बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करने को होता था तो बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश ताज की अनुमति लेना अनिवार्य था। साथ ही इन सबकी जो नियुक्तियाँ थी वो तो निदेशक मंडल द्वारा की जाती थी, लेकिन इन गवर्नर जनरल और गवर्नर को वापस बुलाने, मतलब इनकी जो सेवा समाप्त करने या इन्हें वापस बुलाने का अधिकार जो था ताज अपने पास ही रखे हुए थे, सुरक्षित रखे हुए थे। भारत में गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि के लिए कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे इनको एक कार्यकारिणी परिषद मिली थी जिसमें 4 सदस्य होते थे। वहाँ पर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था, मतलब अगर मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल निर्णायक मत देगा। क्योंकि वहाँ पर सदस्यों की संख्या 4 थी तो कोई भी मतलब किसी भी तरह से या कोई भी आपस में बातचीत करके किसी भी मुद्दे पर या किसी भी मामले पर 3 लोग एक तरफ हो जाएं, 1 लोग एक तरफ हो जाए, तो इस स्थिति में गवर्नर जनरल को जो है मत देने का कोई अधिकार था ही नहीं। इस तरह गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ाने के लिए इनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। इस स्थिति में अब गवर्नर जनरल को जो है मत देने का अधिकार या मत देने की संभावना जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को सभी मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब इससे पहले जो हम देखे थे रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उसमें यह हुआ था कि बंगाल के बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे इनको जो है बाह्य मामले में, आंतरिक मामलों में क्या थे, ये स्वतंत्र थे। तो इनको बाह्य मामले में, तब जो इनके प्रांत से बाहरी प्रांत के मामले थे उन मामलों में इनको गवर्नर जनरल के जो अधीन किया गया था। लेकिन अब इस पिट्स के इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि इनके जो है सभी मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया इनको। इस तरह ब्रिटेन की सरकार जो है भारत में साम्राज्य विस्तार की मंशा नहीं रखती, इस बात को इस अधिनियम में प्रकट किया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन दिया गया कि जो ब्रिटिश सरकार है भारत में साम्राज्य विस्तार की मंशा नहीं रखती है, यह ब्रिटिश सरकार की जो है इच्छाओं के प्रतिकूल है। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल किसी भारतीय नरेश के साथ ना तो संघर्ष कर सकता था और ना ही उन्हें सहायता करने की आश्वासन दे सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वही जो है भारत के सभी जो है राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण रखता था। इसलिए गवर्नर जनरल को अब कोई ऐसा अधिकार नहीं रह गया था कि वो भारतीय नरेश या भारत के किसी राजा को के साथ संघर्ष करे या उन्हें सहायता देने का आश्वासन दे। इस तरह से यह रहा पिट्स का इंडिया एक्ट।